हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे का कोई ऐसा रोचक संस्मरण आपके पास हो जिसमें उनका जो बहुमुखी व्यक्तित्व उभर के आ रहा हो, तो हमारे दर्शक चाहेंगे। देखिए, अज्ञे को जब मैं 18 बरस का था सागर विश्वविद्यालय में, तो वहाँ के छात्र संघ का उद्घाटन करने हमने बुलाया। मेरा छात्र संघ से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन जो सज्जन जी उसके सचिव बने थे, चूँकि हमारे सहयोग से बने थे, तो उनसे हमने शर्त रखी थी कि किसी राजनेता से उद्घाटन नहीं कराएंगे, किसी साहित्यकार या बुद्धिजीवी से कराएंगे। तो अज्ञे के मित्र दयाकृष्ण वहाँ थे, दार्शनिक, वहीं उनके यहाँ रुके थे, तो अज्ञे आए। उस समय अज्ञे की आयु कुल 47 वर्ष की थी। मुझे नहीं पता कि किसी 47 वर्ष के लेखक को एक छात्र संघ का उद्घाटन करने बुलाया गया हो। लेकिन जो रोचक घटना हुई वो ये हुई कि उन्हीं दिनों अरि ओ करुणा प्रभा में, जिसका जिक्र आपने किया, उन्होंने पूरी की थी और उसकी पांडुलिपि लेकर वो आए थे। तो एक कवि गोष्ठी हुई अंतरंग किस्म की, जिसमें रमेश दत्त दुबे, मैं, आग्नेय और दूसरे स्थानीय लोग थे। मैंने जीवन में पहली बार किसी कवि का पूरा कविता संग्रह उसकी आवाज में सुना। यानी उन्होंने अरि ओ करुणा प्रभा में की सारी कविताएं सुना। अच्छा। जो कि मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक अनुभव भी था और थोड़ा विचित्र भी था कि कोई अपना पूरा संग्रह ही सुना दे। हालांकि इस अनुभव को बाद में संशोधित किया भवानी प्रसाद मिश्र ने। अच्छा। जब उन्होंने एक शाम मुझे 200 कविताएं सुनाई, जो कि बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ अनुभव था। लेकिन और अज्ञे में एक उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा गुण ये था कि वो थकते नजर नहीं आते थे। यानी उनकी, जैसे उन्होंने पहली तो हम लोग तो अब मान लीजिए 10वीं कविता पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हाँफने लगेंगे या कोई गला थोड़ा, वो कुछ नहीं। उनका एक इस मामले में थोड़ा थोड़ा त्रिलोचन की तरह थे। यानी जैसे त्रिलोचन जी को भी उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं था, वो एक ही, हालांकि अज्ञे जी को बहुत था। अज्ञे जी ध्वनियों का और इनका बड़ा ख्याल रखते थे और उनके ऐसे अर्थ खुलेंगे जो संभवतः किताब में अगर पढ़ेंगे तो नहीं होंगे। ये ऐसा 2 कवियों के बारे में अधिक कहा जा सकता है, शमशेर के बारे में और अज्ञे के बारे में। संभवतः मुक्तिबोध के बारे में नहीं। मुक्तिबोध अपनी कविता के बहुत अच्छे पाठक नहीं थे, यानी सार्वजनिक पाठक। एक तो बहुत लंबी कविता लिखते थे, लेकिन इसलिए संकोच भी करते थे सार्वजनिक रूप से सुनाने में। लेकिन अज्ञे के यहाँ, और दूसरी बात मुझे लगती है कि अज्ञे ने हिंदी की जो तत्सम शब्दावली जो परंपरा थी, जिसके हमारे सबसे बड़े कवि संभवतः खड़ी बोली में निराला हैं, उसके का उत्तराधिकार उन्होंने ग्रहण किया। और मेरे हिसाब से शायद काव्य भाषा में उसके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया कि वो तत्सम से हटती गई। लेकिन अज्ञे संभवतः खड़ी बोली के आखिरी बड़े तत्सम कवि हैं। उनसे जुड़ा हुआ 2 छोटे छोटे संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूँ, जिससे उनके व्यक्तित्व की 2 बड़ी विशेषताएं सामने आती है। ये 1971 की बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का समय। मैं उन दिनों जोधपुर विश्वविद्यालय में था और वात्स्यायन जी भी वहाँ प्रोफेसर थे। वात्स्यायन जी जिस क्षेत्र में रहते थे वह क्षेत्र था आर्मी और एयरफोर्स के रहने का क्षेत्र, कैंटोनमेंट में। रात को बमबारी हुई और उसमें 3-4 लोग मर भी गए। दूसरे दिन शहर से 2-1 बहुत ही भले और समझदार लोग मेरे पास आए कि वात्स्यायन जी को वहाँ से ले आना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं है उनका वहाँ रहना, ले आके हम लोग शहर में कहीं उनको रखें, आप साथ चलिए। तो 3 लोग, एक मोहन स्वरूप माहेश्वरी वहाँ प्रोफेसर थे, वो थे, मैं था, हम लोग गए 3 लोग। वात्स्यायन जी अपने घर के सामने की बागवानी में कुछ गुड़ाई कुछ फूल पौधे सवार रहे थे। हम लोग गए तो वो खड़े हुए, बोले कि कैसे आए आप लोग। तो मैंने उनको कहा कि देखिए
रात को यहाँ बमबारी हुई है, कुछ लोग मरे भी हैं। इन लोगों की राय है और हम सब लोगों की कि आप यहाँ मत रहिए, चलिए शहर में कहीं रहिए। बादशाह जी धीरे से बोले कि आपको यह मालूम तो है कि मेरे लिए ये अद्भुत अपूर्व चीज नहीं है, मैं इसमें रह चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे यह खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के कई अध्यापक जो जोधपुर विश्वविद्यालय में हैं, वो युद्ध के डर के मारे भाग के चले गए। इसलिए दोनों कारणों से मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग आए इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये व्यक्तित्व की दृढ़ता बादशाह जी में थी, बिना किसी भय और संकोच के, और वहीं रहे वो सारे समय जब तक युद्ध चलता रहा और फिर खत्म हुआ। वो तो शुरू से क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन और सेना से उनका सीधा संबंध था। दूसरी जो लेखकीय आत्मसम्मान का जो बोध बादशाह जी को था, मेरी जानकारी में हिंदी में बहुत कम लोगों को था। एक घटना आपको बता रहा हूँ, यहाँ राज्यसभा के मेंबर थे भगवती चरण वर्मा, उनकी मृत्यु हो गई, पर घर जो उनको मिला हुआ था सरकार की ओर से अभी उन्हीं के जिम्मे था। तो उनके बेटे ने आखिरी होली के दिन यहाँ से छोड़ के जाने के पहले कहा कि हम लेखकों का एक सम्मेलन करना चाहते हैं, जो आ जाए शाम को, लोग चाय वाय पिए, जिनको मन करे वो भांग पिए, पर हम लोग खाली मिलेंगे। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, मैं भी गया था और बादशाह जी तो आए ही थे। जो मैंने सामने दृश्य देखा कि थोड़ी देर बाद हेमवती नंदन बहुगुणा आए। उस समय कहीं सरकार में वो नहीं थे, मैंने बहुत खराब स्थिति में थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को लेने के लिए बादशाह जी उठकर दरवाजे तक गए, उनको नमस्कार किया और फिर ले आकर बैठाया उन्होंने। इसके थोड़ी देर बाद ये जो महाराष्ट्र के एक मंत्री थे, मैं उनका नाम इस समय भूल रहा हूं, वो काफी बड़े और मशहूर मंत्री थे, उस समय सरकार में थे। वो आए तो जाहिर है कि इतना बड़ा मंत्री आया तो 90% लोग उठ के खड़ा हो गए। बादशाह जी उठ के खड़ा तक नहीं हुए, नमस्कार करना तो छोड़ दीजिए। ये जो अपने आत्मसम्मान का बोध था, मित्र थे तो बहुगुणा के लिए तो बाहर गए, लेकिन जो आदमी केवल सरकार की सत्ता को वह एक तरह से उसको साथ लिए हुए चल रहा था, उसका उन्होंने कोई स्वागत नहीं किया। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे मेरे मन में बादशाह जी के प्रति बहुत आदर और बहुत सम्मान प्रकट होता। बड़े लेखक यही करते हैं, उनको किसी लोभ लालच की जरूरत तो होती नहीं है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो किशोर वय के विद्यार्थी हैं, आगे की कौन सी रचनाएं आप उनको पढ़ने के लिए कहेंगे, उनको सलाह देंगे? कि आगे की सब रचनाएं तो निश्चित रूप से आगे ने बहुत लिखा है, और आपसे जैसा आगे ने इतना अधिक लिखा है कि मुझे बताया गया है कि आगे की जो रचनावली इन दिनों छप रही है वो शायद 18 खंडों में होने वाली है। 18 खंडों में रचनावली संभवतः हिंदी की अब तक प्रकाशित रचनावलियों में सबसे बड़ी है, क्योंकि ऐसी कोई विधा ही नहीं है जिसमें अज्ञे ने ना लिखा हो। अब सवाल ये है कि अज्ञे एक स्तर पर संप्रेषणीय है, लेकिन एक दूसरे स्तर पर उनको समझने के लिए थोड़े उद्यम की भी जरूरत है, ऐसी आसानी से वो समझ में नहीं आएंगे। लेकिन उनकी कुछ कहानियां और उनकी कुछ कविताएं ऐसी चुनी जा सकती हैं जो सामान्य लोगों को आसानी से समझ में आ सके। जैसे उनकी प्रसिद्ध कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहाँ सीखा डसना, ये विष कहाँ पाया। अब ये एक ऐसी कविता है जो शहरी सभ्यता पर व्यंग है और जिसको आसानी से समझा जा सकता है। उनकी जो
कुछ छंदबद्ध रचनाएं हैं जी आरंभिक काल की हैं, दूरवाचल हाँ। जिसमें अरे आयावर रहेगा याद पंक्ति इत्यादि आती जी। है, वो भी ऐसी हैं जो कि आसानी से संप्रेषित हो सकती है। जी जी ये इस बात पर ध्यान नहीं किया है कि वात्स्यायन जी ने बाकायदा सवैया छंद तक में कविताएं लिखी। अच्छा अच्छा मतलब उनको छंद का पूरा अभ्यास था, बल्कि उनके आरंभिक जो यही कविताएं नहीं, हैं, संगीत आपको में जोड़ना भी चाहेंगे? अज्ञे जी, जी जी। ने मेरे यहाँ कुछ कविताएं रिकॉर्ड कराई थी, तो जी। गा करके रिकॉर्ड कराई थी। अच्छा अच्छा, ये ये भी अज्ञे जी एक की अद्भुत अनुभव था उनको हाँ। गा करके। जब उन्होंने संगीत उत्तर का भी प्रियदर्शी अनुभव था। नाटक लिखा हाँ। तो उन दिनों मैं मसूरी में था, लेकिन यहाँ आया हुआ था, तो अजित कुमार या किसी से बात हुई तो पता चला कि आज वात्स्यायन जी अपना नाटक पढ़ने वाले हैं। तो मैं बिना बुलाए पहुंच गया। उसमें बच्चन जी भी थे। अब वो नाटक जो है वो नोह पद्धति से लिखा गया है, तो उसमें जो रंग कर्म यानी जो एक्शन जिसको कहते हैं वो मंच पर नहीं होता, वो कहीं और होता है। उसकी सूचना बार बार आती रहती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैं जब उसके बाद टिप्पणी करने को कहा गया तो मैंने ये कहा कि हो सकता है ये इस नोह शैली की विशेषता हो कि कर्म सूचित होता है, मंच पर नहीं होता। जी तो इस पर बच्चन जी बोले कि हाँ ये तो बात है, कुछ भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। इस पर अज्ञे जी ने झुंझला कर कहा कि नहीं नहीं, वो भाषा पर आपत्ति नहीं कह रहे हैं, उनकी आपत्ति ज्यादा गहरी है। अज्ञे जी के जो जी। यात्रा हाँ, हाँ। संस्मरण है वो भी मेरे ख्याल में बच्चों को पढ़ाया जाना जी, चाहिए, जी, उनसे उनको जी। बहुत कुछ मिल और खासकर क्योंकि वो हाँ। असम के बारे में है, जिसके बारे में हमारे ज्यादा हाँ, होता है, पूर्वोत्तर लोगों को के बहुत कम हाँ जी, पता है। कम और पता ये है। पूर्वोत्तर की जो जनजीवन है हाँ। और जो वहाँ की फिर हमारी अपनी संस्कृति का एक मिला जुला एहसास होता है हाँ। उनके यात्रा संस्मरण से, जो कि यात्रा इसलिए वो यात्रा वृत्तांत तो बहुत अच्छे हैं। उनके कुट्टी चातन वाले निबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिसमें एक मार्गदर्शन निबंध है कि बनारस में किसी से पूछिए कि फला जगह क्या है, तो भले वहां से 2.5 कोस दूर हो, वो कहेंगे ये का है सामने। और अगर लखनऊ में पूछिए जो आपका शहर है कुंवर जी, तो उसमें वात्स्यायन जी ने कहा है कि वहाँ आपको बताया जाएगा कि आगे जाइए उस चौराहे पर, चौराहे से बाएं मुड़िए और उस पर एक जगत सिनेमा है और उसके बाद पासिंग शो का बड़ा भारी विज्ञापन है और उसके बाद नत्थू हलवाई की दुकान है, उस पर मत जाइएगा, जाइए आप दूसरी तरफ। तो सारे ब्यौरे उसके बताते हैं जिस पर आपको नहीं जाना है, उसके नहीं बताते जिस पर आपको जाना है। और दिल्ली के बारे में ये है कि वात्स्यायन जी ने कहा कि किसी से आपने अगर ये भी क्यों ना पूछा हो कि किस दिशा में सूरज उगता है, तो वो कहेंगे कि देखिए मैं तो इस शहर में नया आया हूँ, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इन दिनों बहुत शरणार्थी आए हुए थे जो हर बात पे कहते थे कि मैं तो इस शहर में नया आया हाँ, हूँ। तो मुझे- ऐसे वात्स्यायन जी के वो सब रंग और कुछ रस या जाने क्या जी, जी। शीर्षक है उसका, हाँ, ऐसे बहुत ऐसी सारे कुछ निबंध। रचनाएं जो बहुत मजेदार बच्चे हैं। जिसमें आनंद ले सकते हैं। देखिए आगे के बारे में आप लोगों के पास बहुत अनुभव है, उनके बहुत संस्मरण हैं, आप लोगों ने उनको जाना है, देखा है, उनको सुना है, लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है, तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस बातचीत के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अज्ञे को देखा नहीं है, उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से ही अज्ञे को जाना है। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम चाहते हैं कि अज्ञे की आवाज़ में उनकी कुछ कविताएं हम अपने उन दर्शकों को सुनवाएं और वो उसमें आनंद ले सकें। प्रोफेसर पांडे, आप अज्ञे की कोई कविताएं सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए ऐसा है कि मैं 2 कविताएं उनकी सुनाऊंगा, पर उसके पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि अज्ञे जी कुछ साहित्य में बराबर अद्भुत अपूर्व करने की कोशिश करते थे। जैसा न हो रहा हो या जैसा न हुआ हो वैसा करना। एक उदाहरण मैं दूंगा। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस देश का विभाजन। जब देश का विभाजन हुआ तो छायावाद के 3 कवि जीवित थे और प्रगतिशील आंदोलन के 4-5 कवि सक्रिय थे। मैं
एक वाक्य में कहूं कि न तो छायावाद के 3 महाकवियों ने, जिसमें निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा थे, उन्होंने विभाजन की त्रासदी पर एक कविता नहीं लिखी। यही नहीं, प्रगतिशील आंदोलन के 5 कवियों ने कोई कविता नहीं लिखी। हिंदी कविता के इतिहास में अकेले वात्स्यायन थे जिन्होंने शरणार्थी शीर्षक से साल भर के भीतर, मतलब अक्टूबर 1947 से नवंबर 1947 के बीच 11 कविताएं लिखी एक श्रृंखला में। मैं उस श्रृंखला की पहली कविता, केवल छोटी कविता है, सुना देना चाहता हूं। कोटरों से गिलगिली घृणा झांकती है, मान लेते यह किसी शीत रक्त जड़ दृष्टि जलतलवासी तेंदुए के विष नेत्र हैं, और तमजात सब जंतुओं से मानव का बैर है, क्योंकि वह सुत है प्रकाश का। यदि इनमें न होता यह स्थिर तप्त स्पंदन, तो मानव से मानव की मिलती है आंख, पर कोटरों से गिलगिली घृणा झांक देती है। ये शरणार्थी श्रृंखला की 11 कविताओं में से पहली कविता है। दूसरी कविता जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि वात्स्यायन जी के बारे में ये राय बन गई है कि वो व्यक्तिवादी और कलावादी, और थोड़ी देर पहले जैसा अशोक जी ने कहा कि परंपरावादी बाद के दिनों में, ये सब वात्स्यायन जी की सारी चीजें सच भी हों तो उनके जीवन के उत्तरार्ध के बारे में सच है, कभी वात्स्यायन के पूर्वार्ध के बारे में नहीं। मैं उनके पूर्वार्ध की 1-2 कविताएं मेरे पास है, एक ही सुनाऊंगा। गहरी सामाजिक चेतना उनकी कविताओं में मिलती है शुरू के दिनों में। एक छोटी कविता देखिए, हवाएं चैत की, बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई पूलें हमारे खेत की, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। अब ये एक छोटी कविता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति की अभिव्यक्ति इसमें है जिसकी उम्मीद परम प्रगतिशील कवियों से की जाती थी। इसलिए वात्स्यायन जी की कविता में बहुत सारे जो परिवर्तन हुए वो बाद में आए, और मैं बराबर इस बात को मानता हूँ कि किसी भी कवि के लिए, हमारे बीच 2 बड़े कवि भी हैं, इनकी कविताओं के बारे में भी मैं कह सकता हूँ और वात्स्यायन जी की कविताओं के बारे में भी कह सकता हूँ कि उनकी कविता की दुनिया में जो परिवर्तन होते हैं, बदलाव आते हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल एक कोई जजमेंट शुरू से अंत तक की रचनाशीलता पर लागू करना ठीक नहीं। स्टूडियो में आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।